नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज दुर्ग की वैसे देखी जाए तो ये अंतिम क्लास होगी, लेकिन ये अंतिम क्लास नहीं होगी। ठीक है, अंतिम क्लास इसलिए नहीं होगी क्योंकि सभी को सूचित कर देना चाहता हूं कि ये क्लास है वैसे दुर्ग की अंतिम, लेकिन अंतिम नहीं कहने का मतलब ये है कि कल अभी तक जितने भी दुर्ग पढ़े हैं उनका एक अलग अंदाज में और रैपिड तरीके से मैं रिवीजन क्लास डालूंगा आपकी, क्योंकि दुर्ग बहुत सारे पढ़े हैं अपन ने और प्रश्न भी बनते हैं। तो मैं कल एक बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए एक रैपिड क्लास डालूंगा, तो वो जरूर देख लेना। और ताकि ये जितने भी पढ़े ना आपके एकदम से कंठस्थ हो जाएंगे और सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे, तो वो फिर अपनी अंतिम क्लास होगी। वैसे आज ये अंतिम क्लास है और जिस तरीके से मंदिर बहुत सारे, वैसे दुर्ग भी बहुत सारे हैं, लेकिन अपन ने कोशिश की है कि महत्वपूर्ण जितने भी दुर्ग है वो सभी अपन पढ़कर चलें और व्यवस्थित तरीके से पढ़ के चलें। ठीक है, अब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेंगे और सीधे ही मुद्दे पर आएंगे। ठीक है साथियों, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि नंबर 1 क्लास से जो विद्यार्थी जुड़े हुए थे और नियमित जुड़े हुए हैं उन्हें वास्तव में बहुत फायदा होने वाला है। वो ये, क्योंकि अब मैं काफी सारे कमेंट पढ़ता हूं विद्यार्थियों के जो ये पूछते हैं कि सर अब हम आपकी पूरी 90 क्लासेस देखकर और फिर वापस नोट्स बना के याद कर सकते हैं क्या? और जबकि मैंने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर कहा है, जब से शुरू किए उसके पहले से कहना शुरू कर दिया था कि ये क्लासेस आपको वापस नहीं मिलने वाली, अद्वितीय है और साथ साथ चलना, नहीं तो फिर कवर करने में परेशानी आएगी। क्योंकि मतलब फिर वो हो जाती है संख्या कैसे कवर होगी, अपने सामने वो पहाड़ सा दिखता है। और जो साथ साथ चले वो बड़े रिलैक्स है कि हमारे जो है ये सारा मैटर हमने समझ के कॉपी में नोट डाउन कर रखा है, हमें बस रिवीजन ही करना है। और जैसे ही रिवीजन करते हैं तो आपके दिमाग में वो वाली क्लास आ जाती है जब जिस क्लास को देखकर आपने नोट्स बनाए हैं। तो बहुत बेनिफिट है और आगे भी बहुत बेनिफिट होने वाला है। वास्तव में आप बहुत आगे जाओगे। अब वे विद्यार्थी जो अभी नए जुड़े हैं और वो सोच रहे हैं कि क्या हम कवर कर पाएंगे या नहीं, बिल्कुल आप कवर कर सकते हो, लेकिन आपको समर्पित रहना होगा। ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई 2-2 घंटे की क्लासें डाली, ऐसा भी नहीं है। आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट ऐसी क्लासें हैं। बिल्कुल दिन की 4-5 भी देखकर नोट कर लोगे आप, तो मैं सप्ताह की 5 क्लास देता हूं, आप बहुत जल्दी 10-15 दिन में आप कवर कर सकते हो। यदि कर लेते हो बहुत बेहतर है और करना भी चाहिए, ताकि आप जब इसके नोट्स बनाओगे और आपके पास में वो नोट्स तैयार हो गए, आप खुद समझ जाओगे कि आपके पास में क्या चीज आ चुकी है और आगे भी क्या आने वाली है। इसके अलावा बाकी आप जो भी गाइड पढ़ रहे हैं वो पढ़ सकते हैं, वन लाइनर आ जाएगी और वो आपके लिए और बेहतर सिद्ध हो जाएगी, तो वो भी दिक्कत नहीं है। होली के जस्ट 2-3 दिन में अपन होली के बाद जारी कर देंगे इसे। ठीक है, बार बार पूछते हैं आप, और मैंने कल वाले लाइव में भी ये चीज बता दी थी। ठीक है, होली मना लीजिए आराम से, फिर लगेंगे बढ़िया तरीके से, तो बढ़िया तरीके से आपको वो चीज मिल जाएगी। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। आज का अपना जो सबसे पहला दुर्ग अपन पढ़ने जा रहे हैं, लोहागढ़। लोहागढ़ एक मुहावरा भी है, लोहा लेना। लोहा लेना यानी किसी न किसी से युद्ध लड़ना, तो वही लोहा लेने के नाम से ही इसका नाम लोहागढ़ हुआ। अंग्रेजों से लोहा लिया यहाँ के शासकों ने, तो लोहागढ़। जाट शासक थे यहाँ के शासक राजपूत नहीं थे, जाट शासक थे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें, भरतपुर धौलपुर वाले जाट शासकों की रियासतें रही है। तो देखो, सबसे पहले इसका निर्माण जो है ये सूरजमल जाट ने करवाया है, जिसे ये कहा जाता है, जाटों का अफलातून शासक कहा जाता है इसको। ठीक है, जाटों का अफलातून शासक भी सूरजमल जाट को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सूरजमल जाट, रंजीत सिंह, ये 2-3 शासक है ना जाटों में, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पढ़ने में सामने आएंगे। जाटों का अफलातून शासक, जाटों का प्लेटो, ऐसे इसकी उपाधियां हैं। ठीक है, यह साथियों एक पारिक दुर्ग है। पारिक दुर्ग से क्या मतलब है, ये आपको मैंने बताया भी था जब अपने दुर्ग स्टार्ट किया था। पारिक दुर्ग यानी कि ख आया है, यानी कि इसके चारों तरफ खाई है। ठीक है, खाई है और ये पारिक के साथ में पारिध भी है। वो यूं है कि इसके चारों तरफ दीवार भी बनी हुई है और दीवार के बीच में काली मिट्टी भरी हुई है, चिकनी मिट्टी भरी हुई है, और वो दोनों तरफ से इसको बहुत ही सुरक्षा देती है, इसलिए अभेद्य दुर्ग रहा है। जब तक बताते हैं कि प्लेन का यानी एरोप्लेन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक इसको जीतना किसी की बस की बात नहीं थी। ठीक है, उसका कारण एक तो ये था कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये देखो, ये पानी भरा हुआ है, ये खाई है। ठीक है, ये लोहागढ़ का फोटो है, पानी भरा हुआ खाई है, ये दीवार है और इसके अंदर दुर्ग है। ठीक है, तो इस दीवार में भी ये जो पानी भरा हुआ है ना साथियों, ये पानी भरा हुआ है, इसके अंदर सुजान नहर से पानी छोड़ा जाता है। ठीक है, सुजान नहर से पानी छोड़ते हैं, इस खाई को भरने के लिए सुजान नहर से
पानी छोड़ दिया जाता। तो ये एक सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा इसका रहा है। ठीक है, तो ये एक खाई मतलब पारिक दुर्ग है। इसे अजयगढ़ कहा गया है। अजयगढ़ यही इसी कारण कहा गया क्योंकि इसको जीत पाना बहुत ही मुश्किल था, कोई विदेशी आक्रांता इसे जीत नहीं पाए थे। ठीक है साथियों, तो चारों ओर देखो मिट्टी की दीवार भी है। ठीक है, चारों ओर मिट्टी मतलब बीच में मिट्टी भरी हुई है, दीवार तो पत्थरों की दिख रही है आपको, बीच में मिट्टी भरी हुई। इसमें क्या होता था कि जैसे किसी आक्रांता ने तोप लेकर आ गए और तोप का गोला दाग दिया, तो गोला क्या होता था कि इस दीवार को जैसे तोड़कर अंदर चला जाता, दीवार को तोड़ के अंदर चला जाता, मिट्टी में धस जाता था। मिट्टी में धसने से दो बेनिफिट होते थे, एक तो वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता यदि फट भी जाता तो, और दूसरी बात कि उसकी जो बाती होती थी वो बुझ जाती थी वहां पे मिट्टी में धस कर, तो इस वजह से काफी सुरक्षा इसको मिल जाती थी। तीसरा कारण सुरक्षा का ये था कि कई सारे गोले तो मतलब ज्यादा दीवार को कूदा के करने की करते कि दीवार फांद के अंदर की तरफ चले जाए तो वो ऊपर से निकल जाते थे। ठीक है, तो वहां पे भी नुकसान, निकट मतलब भीतरी जो इनका जो अंदर का घेरा था, अंदर जो क्या कह सकते हैं इसको जो भीतरी दुर्ग था, यानी कि अंदर जहां पे मेन चीज जो रहती थी, मेन जो वहां पे जन हानि वगैरह कुछ भी नहीं हो पाती थी, इस दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित रहता था, ऐसी इसकी खासियत थी, इसलिए इसको अजयगढ़ भी कहा गया है। ठीक है, देखो पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा गया है क्योंकि इसकी स्थिति यदि देखा जाए भरतपुर और धौलपुर अपन देखते हैं तो पूर्व की ओर है राजस्थान में, तो इसे पूर्वी सीमा का प्रहरी भी कहा गया है। वहां का प्रहरी का मतलब क्या होता है? प्रहरी का मतलब होता है पहरेदार। ठीक है, पूर्वी सीमा का प्रहरी कहा गया है। महाराजा रणजीत सिंह के समय 1805 में जनरल लेक ने, वैसे मराठा शासक का पीछा करते हुए आया था ये, तो जनरल लेक ने यहां पर आक्रमण किए और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 बार आक्रमण किए और 5 बार असफल आक्रमण, जीत नहीं पाया। उसके बाद मतलब इसको है ना, ये आपको पता चल जाएगा कि ये अवैध दुर्ग कहा गया, अजयगढ़ दुर्ग कहा गया, और लोहागढ़ भी इसीलिए कहा गया कि ये जो है इनसे अंग्रेजों से लोहा लेने के कारण इसे लोहागढ़ दुर्ग कहा गया है। तो ये ध्यान रखें कि जनरल लेक ने यहाँ पे आक्रमण किया था, किसके समय किया था? कि रणजीत सिंह के समय किया था, जाटों के शासक रणजीत सिंह के समय। ठीक है साथियों, फिर ध्यान रखना कि यहाँ के शासक जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया। अंदर एक जवाहर बुर्ज बना हुआ है जिसका निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया है और दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में करवाया है। और यह बताया जाता है कि इसी जवाहर बुर्ज के अंदर भरतपुर के जाट शासकों का राज तिलक होता है। देखो राज तिलक वाली चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आमेर वाला उसमें पढ़ा था कदमी महल। ठीक है, जयपुर के शासकों के बारे में पढ़ा था कदमी महल, जोधपुर के शासकों के बारे में पढ़ा था अपने श्रृंगार चौकी। ठीक है, और वहीं पे अब इनके बारे में पढ़ रहे हैं जवाहर बुर्ज, कि जवाहर बुर्ज में आप लिख देना, स्पेशली जब भी नोट करोगे तब लिखना इसको कि यहाँ जवाहर बुर्ज में भरतपुर के शासकों का राज तिलक हुआ करता था। ठीक है साथियों, फिर देखो अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में रणजीत सिंह ने फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। यहाँ पे जब ये जीत नहीं पाए तो ये लगभग फतेह बुर्ज जो है इसका टाइम पीरियड भी आपके 1806 के आसपास का मिलता है, क्योंकि रणजीत सिंह का टाइम पीरियड यही था। तो अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में यहाँ पे फतेह बुर्ज का भी। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, मुख्यतया ध्यान क्या रखना है, प्रश्न जैसे बनते हैं ना तो कीवर्ड ध्यान रखें। कीवर्ड में आपको एक तो ध्यान रखना है जवाहर बुर्ज। ठीक है, जवाहर बुर्ज का जवाहर सिंह ने करवाया, कहीं कोई समस्या नहीं होगी, और रणजीत सिंह ने फतेह बुर्ज का निर्माण कराया है। ठीक है, रण में फतेह, रण में क्या होगी? फतेह होगी। तो रणजीत सिंह ने फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया। दो चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी होगी जो बाकी दुर्गों से अलग है, यहाँ पे जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज। ठीक है साथियों, इसमें अष्ट धातु के कीवर्ड लगे हुए हैं, अष्ट धातु के कीवर्ड लगे हुए हैं। वैसे देखा जाए तो ये अष्ट धातु के किवाड़ यहाँ नहीं बनाए गए थे, अष्ट धातु के किवाड़ चित्तौड़गढ़ के किले में लगे थे। वहां से फिर अलाउद्दीन ले गया दिल्ली, दिल्ली से फिर दिल्ली के शाहजहां ने लगवाए लाल किले के अंदर, और लाल किले से बाद में वापस ये यहाँ पे भरतपुर लाए गए। तो मतलब एक लंबी यात्रा, दूरी तय करके ये अष्ट धातु के किवाड़ यहाँ आते हैं। आपको इतना याद नहीं भी रहे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अष्ट धातु के किवाड़ लाए गए हैं। ठीक है, लगाए गए हैं, अष्ट धातु के किवाड़ लगाए गए हैं। ठीक, इसके अलावा जाटों की कुल देवी राजेश्वरी माता का मंदिर भी इस दुर्ग के अंदर है। ये कौन है? जाटों की कुल देवी है, जाटों की कुल देवी। ठीक है, राजेश्वरी माता का मंदिर भी भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है, यहां तक ये लोहागढ़ के अंदर आपको
ध्यान रखना है। तो क्या क्या ध्यान रखोगे लोहागढ़ में? एक तो निर्माण आ गया, सूरजमल जाट जाटों का अफलातून शासक कहते हैं, ठीक है। पारिक दुर्ग है, खाई बनी हुई है और इसमें सुजान नहर से पानी छोड़ा जाता है, ठीक। फिर अजयगढ़ कहते हैं, मिट्टी की दीवार है चारों तरफ, जनरल लेक ने आक्रमण किया रंजीत सिंह के समय, जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज, राजेश्वरी माता का मंदिर और अष्ट धातु की वाड़ा। बस ये हो गया यार, इतो की काम है, मतलब एक एक दुर्ग में इतो काम है, ठीक। और ये इस तरीके से आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। इसके बाद में डीग के मतलब भरतपुर के अंदर ही एक डीग का किला है। वैसे डीग को कहते हैं अपने जल महलों की नगरी, दीर्घवती के नाम से भी जाना जाता था। तो जल महलों की नगरी कहा जाता है, जो भरतपुर के अंदर ही है। और जल महलों के बारे में भी बताया जाता है कि बदन सिंह ने निर्माण करवाया था। और डीग का जो दुर्ग है उसके बारे में भी बताया जाता है कि बदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया है, ठीक है। इसके अंदर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि इसके अंदर एक लखा बुर्ज है, ठीक है, लखा बुर्ज है इसके अंदर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है डीग में। बाकी कुछ ध्यान रखो ना रखो, आपको एक तो बदन सिंह और एक लखा बुर्ज दोनों ध्यान में रखने हैं, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब ये मतलब वो मैटर है जो आप नोट्स बनाना चाहते हैं ना, बहुत सारी किताबें पढ़ ली आपने, उसके बाद में आपको नोट्स में कैसे बनाना है, क्या याद करना है, ये वो पैटर्न है। इसके साथ में मैं बहुत सारी एडिशनल जानकारियां भी देता हूं आपको, ताकि वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है साथियों। ठीक है, चलिए बयाना दुर्ग जो है वो भरतपुर में है। वैसे आपने अपने खानवा का युद्ध पढ़ा, बयाना का युद्ध पढ़ा, ये वही बयाना है, ठीक। बयाना के बारे में एक खासियत है कि ये नील के लिए जाना जाता था। यदि भारत में उस समय देखा जाए नील की खेती के लिए, वैसे सरखेज गुजरात का बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन ये भी नील के लिए जाना जाता था। इसके अलावा यहाँ पे समुद्रगुप्त का बनाया हुआ पहला विजय स्तंभ यहाँ पे इस दुर्ग के अंदर है। तो ये दो चीजें तो इसको बिल्कुल ही यूनिक बनाती है और ये आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखनी होगी। बात करते हैं इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण विजयपाल ने करवाया था, ठीक है। इसी कारण इसका उपनाम हो गया विजय मंदिरगढ़। और प्राचीन काल में इसे सोनित नगरी के नाम से भी जाना जाता था। सोनितपुर का किला भी इसे कह देते हैं, सोनितपुर के नाम से भी जाना जाता था, तो सोनितपुर का किला भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पे इसके उपनाम से आपको याद रखनी है, ठीक। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि नील उत्पादन के लिए, अब घना कहते हैं कि सर नील किने क्या, नील के अंदर ही उसका अर्थ छिपा है। नील यानी नीला रंग होता है ना, अरे गुल्ली कहवे जिन्हें, ठीक। नील की खेती की जाती थी वैसे, ठीक है। तो नील उत्पादन एक अलग से पूरा एक मतलब यदि पढ़ा जाए तो अलग से पढ़ने की एक टॉपिक हो जाएगा। आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित पहला विजय स्तंभ, ठीक है, समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित पहला विजय स्तंभ जो है वो यहीं पे, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और V.A. स्मिथ ने इनको नेपोलियन कहा था। 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। बहुत सारी जानकारियां हैं समुद्रगुप्त के बारे में, प्रयाग प्रस्तुति वगैरह खूब सारी है, लेकिन अभी आपको ये ध्यान नहीं देना है। रीट वालों के जरूर आएगी, तो रीट वालों को बताएंगे स्पेशली व्यवस्थित रूप से जब इसको पढ़ाएंगे तब, ठीक है। उषा मंदिर अपन व्यवस्थित तरीके से पढ़ा है, उषा मंदिर, और उसको तुड़वाकर इल्तुतमिश ने उषा मस्जिद में बदलवा दिया था। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए ये इस तरीके से एरो लगाया है कि आपको ध्यान रहे, उषा मंदिर और उषा मस्जिद इस दुर्ग के अंदर है। इसके अलावा इसमें एक भीमलाट है। ये भीमलाट वैसे 8 मंजिला है, ठीक है, 8 मंजिला है, 8 मंजिला है भीमलाट। और इसके अलावा इसके अंदर अकबरी छतरी, जहांगीरी दरवाजा, गुप्तकालीन सिक्के आदि बहुत मिले, गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर मिला है। तो ये सारी चीजें भी आपको बयाना दुर्ग के अंदर ध्यान में रखनी है। उषा मस्जिद और उषा मंदिर जो है, अपन मंदिरों के अंदर भरतपुर का मंदिर जब पढ़े थे तब पढ़ चुके थे ये वहां पे भी, ठीक है साथियों। आगे अपना जो टॉपिक है अपना जो किला है वो है आपके नागौर का किला। अब नागौर मध्य स्थिति है, ठीक है। नागौर के किले का यदि निर्माण साथियों देखा जाए तो कैमास कह सकते हो या कदमवास कह सकते हो, ठीक है। इसी कैमास का नाम क्या था, याद आ रहा है क्या? कुछ आएगा, दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो। ये कैमास जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का संरक्षक था, प्रधानमंत्री था। सोमेश्वर जो पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे उनके ये दरबारी था, ठीक है ना। तो ये वही कैमास है। इस कैमास ने क्या मतलब दृश्य देखा, एक यहाँ पे ये दृश्य देखा कि एक भेड़िए से बहुत बहादुरी से लड़ रही है। तो कैमास को ऐसा आभास हुआ कि ये मतलब भूमि जो है, ये धरती जो है
वही ये मतलब वीर भूमि है, ये वीरता देने वाली है, फिर इसने यहाँ पे इसका निर्माण करवा दिया। ठीक है साथियों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके जो उपनाम है उसके अंदर नाग दुर्ग, नागाना दुर्ग और अहि छत्रपुर, पहले जो है अहि छत्रपुर के नाम से जानते थे, तो अहि छत्रपुर के दुर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। अकबर ने यहाँ पे शुक्र तालाब बनवाया, कब बनवाया याद आ रहा है क्या? 1570 के अंदर। ठीक है, अकबर ने यहाँ पे अकाल से राहत के लिए बनवाया था, वैसे यहाँ शुक्र तालाब बनवाया और यहाँ पे दरबार भी लगाया था। ठीक है ना, नागौर दरबार, तो ये अकबर ने यहाँ पे शुक्र तालाब बनवाया। ठीक, अमर सिंह राठौड़ की वीर गाथाएं इस दुर्ग से जुड़ी हुई है। अब क्या अमर सा है ए बे हमसा है जिको अनारा बेगम याद आवे कि नहीं? अनारा बेगम, जसवंत सिंह, अमर सिंह। जसवंत सिंह को, अमर सिंह को पहले कहा कि मेरी मारवाड़ी में बताऊं के अमर मतलब जसवंत सिंह जी ने कहो पहला हमसा ने कहो कि मेरी पगर की बट पड़ी है जो ले रहा हो कौर जी। कौर जी के दिमाग खराब है कि मैं पकड़ के लाऊं तेरी, भूल गई के, तो बस बाद में जसवंत बना जो जसु बना जार लिया आया के ए लौसा मासा पकड़ की थारी, और पद ए राजी होगी और ए मस्को चेप दियो, उत्तराधिकारी किन बना दियो? जसवंत सिंह ने बना दियो। अमर सिंह वहां से आगे। अमर सिंह फिर क्या है कि यहाँ पे देखो शाहजहां के और दरबार में आते हैं और शाहजहां के समय इनको काफी सारी अच्छी पदवियां भी दी गई, लेकिन यहाँ पे एक घटना होती है अमर सिंह के साथ में। जब शाहजहां के दरबार में अमर सिंह जाते हैं तब दिल्ली की बात है, ये शाहजहां के आगरा की बात है। शाहजहां के दरबार में जब जाते हैं तो वहां पे सलामत खां द्वारा अमर सिंह को किसी बात के कारण गंवार कह दिया गया। क्या कह दिया? गंवार। और अमसारी खोपड़ी छिटक गई। वैसे भी अमर सिंह की बहुत धाक जमती थी, वो पता नहीं कहां से आते कहां से ज्यादा को पता नहीं चलता था, बहुत वीर थे तो पता नहीं चलता था। एक मतलब वो उसके अंदर वहां पे एक बड़ा सा दरवाजा था, बड़ी सी खिड़की टाइप थी, उसमें से कभी कभी घोड़ा खुदा के अंदर ले आते थे अमर सिंह। तो अमर सिंह के बारे में वैसे भी भय रहता था इनको। तो सलामत खान ने जैसे ही गंवार कहा, इनको बहुत जबरदस्त गुस्सा आया, एक ही झटके में उसका काम तमाम कर दिया। भरे दरबार के अंदर कुछ पुस्तकें कहती है कि कटार से, कुछ पुस्तक कहती है तलवार से। ठीक है, भरे दरबार के अंदर अमर सिंह को मार दिया। और फिर इस क्रिया की प्रतिक्रिया ये हुई कि बाकी दरबारियों ने मिलकर अमर सिंह को भी वहां पे मार दिया था। तो ये इस तरीके से थोड़ी सी और वीर गाथाएं इस दुर्ग से अमर सिंह की बहुत जुड़ी हुई है। जहां पे राजस्थान की यदि बात करें तो कठपुतलियों के जो खेल होते हैं उनमें मुख्य पात्र रहे हैं अमर सिंह, और अमर सिंह की गाथाएं। थोड़ा सा ध्यान रखना इसको। ठीक है, अब इसकी खासियत साथियों यह है कि तोप के गोले बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से निकल जाते रहे इसके। ठीक है ना, नागौर दुर्ग की खासियत है कि बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से निकल जाते थे। वैसे 2-3 दुर्गों के अंदर ये अप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि एक तो अपने छाजलाकार अभी आएगा आगे दौसा वाला, वो उसमें भी होगा छाजलाकार यानी सूप के आकार का, तो उसमें भी ऊपर से निकल जाते हैं। भरतपुर के बारे में अपन ने पढ़ा, लेकिन इसके बारे में विशेष रूप से पढ़ा जाता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, कि कई बार तोप के गोले बिना क्षति पहुंचाए सीधे निकल जाते हैं। आगे बढ़े। ठीक है, आगे है साथियों आपके कुचामन किला। अब कुचामन किला भी कहां है? नागौर के अंदर ही है। सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखनी है, कुचामन भी कहां है? नागौर के अंदर। मेड़तिया शासक जालिम सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इस किले को जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है, क्योंकि बड़े बड़े जागीरदारों से यहाँ के ये पंगा लिया करते थे, तो फिर जागीरी किलों का सिरमौर इस किले को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां से, ये एक और ये दूसरा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, ऐसा किला जो रानी जाय के पास हो सकता है, ठकुरानी जाय के पास नहीं। रानी जाय यानी जन्मा, ठीक है, यानी रानी जना भी कह सका। रानी जाय के पास हो सकता है, ठकुरानी जाय के पास नहीं। ये पंक्तियां किस दुर्ग के बारे में कही गई है? ऐसे सवाल बनता है। ठीक है, और ऐसे सवाल बनेगा तब ध्यान रख लेना कि आपको बता दिया है कि कुचामन दुर्ग के बारे में कहा जाता है, और कुचामन दुर्ग कहाँ है? नागौर के अंदर है। ठीक है साथियों, ज्यादा जानकारी याद रखने की आवश्यकता नहीं, इतनी भी याद रख लो काफी है। अपन ने व्यवस्थित वैसे पढ़े हैं दुर्गों को। ठीक, और वैसे बाकी आपके प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस हो ही जाएगी, आप कर रहे हो, उसमें बहुत जल्द संस्कृति के टॉपिक जुड़ने शुरू हो जाएंगे। अब इतिहास के थोड़े ही रहे हैं और फिर संस्कृति के टॉपिक जुड़ने शुरू हो जाएंगे। संस्कृति के पूरे होंगे तो पॉलिटिकल के जुड़ जाएंगे, राजस्थान पॉलिटी के, और उसके बाद में अपन इंडिया और वर्ल्ड वाली टेस्ट सीरीज जारी कर देंगे। ठीक है साथियों,
जूनागढ़ दुर्ग। ठीक है, जूनागढ़ दुर्ग का वैसे निर्माण देखा जाए तो राव बीका ने करवाया है, और पुनर्निर्माण इसका वापस राय सिंह ने करवाया, तो फिर ये जो है जूनागढ़ कहलाया। ठीक है, यानी कि पुराने दुर्ग को ही मरम्मत करके नया रूप दे दिया, तो ये फिर क्या कहलाया, जूनागढ़ कहलाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। ये प्रश्न जो इसे बिल्कुल यूनिक बनाता है, ये सिर्फ इसकी पहचान है कि ये जमीन का जेवर कहा जाता है। दानवन श्रेणी का दुर्ग है वैसे, ये जमीन का जेवर कहा जाता है। ठीक है, राती घाटी का किला कहा जाता है। क्यों राती घाटी, बताते हैं कि यहाँ के निकट इसके राती घाटी पहाड़ी है, तो इसलिए राती घाटी का, वैसे राती घाटी बीकानेर के लिए भी उपनाम लिया जाता है। ठीक है, बीकानेर पूरे जिले के लिए भी, तो ये राती घाटी का किला कहा जाता है। धानवन श्रेणी का दुर्ग है, और धानवन श्रेणी क्या होती है ये बता दिया है। राजस्थान के सभी दुर्गों के अंदर पहली बार यदि कहीं लिफ्ट लगाई गई तो वो इसी दुर्ग के अंदर लगाई गई है। ठीक है, कभी वहां के, वैसे वहां के स्थानीय विद्यार्थी होंगे वो बताएंगे कमेंट करके क्या अब बात साची है कि नहीं है, लिफ्ट टिप लागू है कि नहीं। ठीक है, बतायो देखा। इसमें अनूप महल, लालगढ़ महल, छत्र निवास महल, घंटाघर और 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर दर्शनीय है। ठीक है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ है, जोधपुर के अंदर। 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर कहाँ है, बीकानेर के अंदर। ठीक है साथियों, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बटनेर का दुर्ग। बटनेर का दुर्ग कहाँ है, आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ है, हनुमानगढ़ के अंदर है। इसका निर्माण भूपत भाटी ने करवाया, भाटी शासकों ने करवाया है। ठीक है, इसलिए बटनेर कहलाया ये। और तीसरी शताब्दी में लगभग 288 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण हुआ है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। ठीक है, सबसे प्राचीन दुर्ग, और क्या, और सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण जिसने झेले ना वो इसी ने झेले। देशी आक्रमण आपको अजमेर में तारागढ़ बताया था, विदेशी आक्रमण यहाँ। अब देखो, अब लिंक होगी क्लासेस। ठीक है, जब आगे बढ़ते हो तो पीछे वाला आपको याद आना चाहिए, नहीं आता है तो रिवाइज करो उसको, या कोई ऐसी दिमाग में आती है कि ये ऐसी चीज कोई मिलती जुलती और पड़ी है तो उसको उसी समय देखा करो, जिस समय दिमाग में आई उसी समय। मैं कभी कभी जब तैयारी करता था तो मेरे दिमाग में कभी कभी रात को यदि 2 बजे कोई चीज आ जाती थी ना कि ये चीज मैंने पढ़ी थी और मेरे को याद नहीं आ रही, ये कहाँ पढ़ी थी मैंने, उसी समय उसको उठकर देखता था, और उसके बाद में वो ऐसा स्थायी हो जाता था, चिपक जाता था, बिल्कुल ही स्थायी। उसके बाद में भले कहीं से भी वो प्रश्न आया वो गलत नहीं होता था। तो जिस समय जो आता है ना उस समय थोड़े से आपको अपने प्रति समर्पित रहना पड़ेगा। उस समय वो चीज उसी समय देख ली तो आपका मतलब वो कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, डाउट मन में रख के आगे नहीं बढ़े। अब देखो आगे बात करते हैं, ये बटनेर का जो दुर्ग है साथियों, बटनेर का जो दुर्ग है उसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर में हनुमानगढ़ का है, उत्तर में है तो उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। बीकानेर, ये क्या है, बीकानेर है, इसको कर देते हैं थोड़ा सा, बीकानेर। ठीक है, बीकानेर महाराज सूरज सिंह ने इसे मंगलवार के दिन जीता, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, हनुमानगढ़ रख दिया। ठीक है, मंगलवार क्या भगवान रो देव क्या देव रो दिन है, हनुमान जी को दिन है ना, मंगलवार दिन जीत और इन्हों नाम क्या रख दियो, हनुमानगढ़। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, हनुमानगढ़ रख दिया। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला यह दुर्ग है। 1398 में साथियों तैमूर लंग का आक्रमण इस पर हुआ था। ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इसको अलग बनाता है बाकी दुर्गों से। तो तैमूर लंग ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया, बटनेर पर। कब किया, 1398 के अंदर। ये एकमात्र राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जहां हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया है कि नहीं पॉइंट। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बटनेर किले के अंदर मुस्लिम स्त्रियों द्वारा जौहर के साक्ष्य मिलते हैं, जौहर के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने मांडलगढ़। मांडलगढ़ जो है साथियों भीलवाड़ा के अंदर है और मंडलाकार आकृति में बना हुआ है, इसलिए इसे मांडलगढ़ कहा जाता है। ठीक है, ये देखो मंडलाकार आकृति के कारण। अब यहाँ पे क्या है, त्रिवेणी संगम है। किस किस का, बनास बेड़च मेनाल का त्रिवेणी संगम है। अपने बनास नदी पड़ी थी तब इस चीज को पटा भी था। ठीक है, तो बनास बेड़च मेनाल के संगम पर यह स्थित है और मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यदि भीलवाड़ा देखा जाए ऐसे तो मेवाड़ के अंदर ही आता था, उस समय बिजोलिया वगैरह अपन पढ़ते थे ना, मेवाड़ के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बीजासन की पहाड़ी इसकी कमजोरी रही है। क्यों, बीजासन की पहाड़ी थोड़ी ऊपर है, ये थोड़ा उससे नीचे पड़ता है,
बीजासन की पहाड़ी से तोप वगैरह ले जाके आराम से इस पर गोले वोले दागे जा सकते हैं और कब्जा किया जा सकता है। इसलिए इसकी कमजोरी रही है, ये बीजासन की पहाड़ी हमेशा से इसकी कमजोरी रही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दौसा का किला। दौसा का किला द से देवगिरी की पहाड़ी पर ही स्थित है और ये छाजलाकार है। छाजलाकार कह सकते हो या फिर आपको ये सूप के आकार का, ठीक है, सूप के आकार का, सूप के ना फूफड़ो कह सको, मारवाड़ी फूफड़ो, ठीक है। और सुपड़ा, सुपड़ा हिंदी में भी यदि सुपड़ा ही कहते हैं, मतलब कुल मिला के वो छाजला नहीं आता है क्या, गेहूं वहूं छानते हैं ना, तो छाजलाकार आकृति का है, नीचे से छोटा पीछे से ऊंचा, तो फिर इस पे से भी वो निकल जाते थे गोले ऐसे ही सीधे के सीधे। ठीक है, छाजलाकार आकृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो 14 राजाओं की साल इस दुर्ग के अंदर है, ये एक यूनिक पॉइंट है, इसलिए आपको यहाँ पे बता दिया। वैसे इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, छाजलाकार आकृति का दुर्ग कौन सा है, दौसा वाला। ठीक है, दौसा किला। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके चूरू किला। चूरू किले के अंदर कुछ भी ध्यान नहीं रखें, सिर्फ एक चीज ध्यान रखें, क्या कि ठाकुर शिव सिंह के समय यहाँ पे चांदी के गोले दागे गए। जब गोला बारूद खत्म हो गया सब तरह का, तो फिर जेवर, जो जेवर थे ना चांदी के, उनसे गोले बनाकर चांदी के गोले दागे गए संकट की स्थिति में। इसलिए इस दुर्ग को बार बार प्रश्न बनता है और कई जगह आपको पढ़ने को मिलता है कि चांदी के गोले दागे गए। अब आपको ध्यान ये रखना है किसके समय दागे गए, शिव सिंह के समय दागे गए, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। फिर पढ़ते हैं आगे धौलपुर का शेरगढ़ किला। ठीक है, इस दुर्ग में साथियों अकबर ने एक रात गुजारी थी और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसके अंदर हुंकार तोप है, हुंकार। ठीक है, हुंकार तोप है। एक नवलवान तोप भी है, वो शाहबाद 12 के अंदर है। बाकी अपने किलकिला, गंडी खान वगैरह, बिजली कड़क वगैरह वो पढ़ी है कल। फिर आपने जयबान तोप पढ़ी है। ठीक है, इसके अलावा गर्भ गुंजन तोप पढ़ी है। सारी याद है कि नहीं है, सब चीजें बताई, तोपें सारी बताई है। फिर इसके अलावा तोपखाना मस्जिद पढ़ी है। बताओ, ये सारी चीजें देखो कैसे, मतलब एक चीजें। और मैं आपको बताना चाहूंगा अपने वन लाइनर की खासियत यह है कि ये बिखरी हुई जो चीजें है ना, वो एक जगह संकलित मिलेगी आपको। ठीक है, जैसे आपने कहीं पे, मैं बार बार कहता हूं ना, अब थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। जैसे आपने कहीं पे धाय माँ पढ़ी, ठीक, कि आपके पन्ना धाय वो अलग, फिर आपने कहीं पे नौजू वायका पढ़ा, ये सब अलग अलग पढ़ लिए। ठीक है, अब वहां पे उसके अंदर आपको ये मिलेगा कि आपको यदि आपने 4-5 धायमा अलग अलग पढ़ी है, सभी एक जगह संकलित की हुई मिलेगी। ये इस तरीके से, जैसे ताजमहल पढ़ लिए, सारे अलग अलग पढ़े हैं, सभी जगह एक जगह मिलेगी। और वन लाइनर अप्रोच के अंदर आपको अनावश्यक भाषा कुछ भी नहीं मिलने वाली है, सीधा सीधा आपको याद करना है। और जहां तक मेरी कोशिश रही है वहां पे आपको, उसमें से मेरी जहां तक कोशिश रही है, प्रश्न बाहर जाने की संभावना नहीं बचेगी बिल्कुल भी। वो चीज जब आपके सामने आएगी तब आपको वास्तव में लगेगा वो एक एडवर्टाइज आवती, पक्की एडवर्टाइज, वह चाय वाली के वाह ताज, वह वाली फीलिंग आवेला बिल्कुल। तो ये मतलब इस तरीके की, मैंने कहा ना आपको एक बेहतरीन संकलन जो देने की कोशिश की है वो यही है। तो ये जैसे अब तोपे आ गई ये सारी, अब उनको कैसे, मतलब इतनी बिखरी हुई बार बार ढूंढनी पड़ती है या तो वो मतलब एक संकलन जो है। इसके अलावा वन लाइनर अप्रोच में सीधा सीधा कमांड होती है कि ये चीज ये है, वहां पे तुरंत मिल जाती है, वो दिमाग में ऐसे कैसे छप जाती है अपने। इसलिए मैंने इस चीज को लिखने की कोशिश की, संकलित करने की कोशिश की, और ये अब आपको होली के बाद में जस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चिंता न करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके ज्यादा मुख्य दुर्ग वैसे सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। अब थोड़ी सी मतलब अपन इसको देख लेते कौन सा दुर्ग, यदि कुछ नहीं भी आए हैं सामने, देख लेते कौन सा कहाँ है। स्थान सिर्फ ध्यान में रखना है, बाकी कुछ भी नहीं। इसके अलावा कल जो क्लास आने वाली है उसमें मैं आपको अभी तक जितने भी दुर्ग पढ़ाए हैं उनका बहुत बेहतरीन तरीके से एक अलग अंदाज में रिवीजन करवाने वाला हूं। लगभग वो 1 घंटे की भी क्लास हो सकती है, थोड़ी कम भी हो सकती है। अब शूट करेंगे तब पता चलेगा कि कितनी होती है, लेकिन उस क्लास के अंदर आपको मतलब बहुत आनंद आने वाला है और वो इतनी बढ़िया तरीके से आपके हो जाएगी कि जितनी ये 4-5 क्लास में आपने दुर्ग पढ़े हैं वो हाथों हाथ कल वापस याद हो जाएंगे और हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो कल की क्लास का इंतजार करें, कल बेहतरीन क्लास आने वाली है आपके। अब ये राजस्थान का नक्शा आप देख पा रहे हो बेहतरीन तरीके से, ठीक है, राजस्थान का नक्शा दिख रहा है। इसमें से यदि आप पहले राजधानी की बात करें, जयपुर के अंदर यदि किलों की बात की जाए तो अपन ने देखो पढ़ लिए, आमेर दुर्ग पढ़ लिया, इसके अलावा जयगढ़, नाहरगढ़,
ठीक है, एक चोमू का किला ध्यान रखें और माधोराजपुरा का किला ध्यान रखें कि ये भी आपके जयपुर के अंदर है। बाकी इनमें से तो अपन ने वैसे पढ़ लिए हैं। इसके अलावा अलवर की यदि बात की जाए तो अलवर में एक आपके अलवर किला और भानगढ़ दुर्ग, भानगढ़ दुर्ग के बाद ये अलवर जो किला है ना, इसको ही बाला किला के नाम से भी जाना जाता है। भानगढ़ दुर्ग की खासियत यह है कि यहाँ पे भी रहस्यमयी कहानियां जुड़ी हुई है और ऐसा बताते हैं कि पुरातत्व विभाग वाले शाम 6-7 बजे के बाद में किसी को अंदर नहीं जाने देते, वो भूतिया किला है वगैरह इस तरीके से। हालांकि मैंने कभी देखा नहीं जाकर, कभी अलवर जाएंगे तो यदि मौका मिला देखने का तो देखेंगे। ऐसा बताते हैं न्यूज चैनल वालों ने और कवरेज बनाई थी कि कैमरे वैमरे लगाए करे और फिर भी पता नहीं चल पाया कि अंदर क्या है कैसे है, ये सारी चीजें पता नहीं चल पाई। ठीक है साथियों, तो ये है, क्लियर तो दिख रहा है ना। ठीक, तो ये है। इसके अलावा देखो साथियों, भरतपुर, भरतपुर के अंदर अभी अपन ने पढ़ा है लोहागढ़, बयाना, 3 पढ़ लिया। एक तिमनगढ़ और है भरतपुर के अंदर, और एक तिमनगढ़ आपका करौली के अंदर भी है। ठीक है, 2 है तिमनगढ़, तो एक भरतपुर के अंदर है, इसे त्रिभुवनगढ़ भी कहते हैं, और एक तिमनगढ़ शायद अपने इसके अंदर आ जाएगा। हाँ ये रहा, एक तिमनगढ़ करौली के अंदर भी है, ये भी ध्यान रखें। फिर दौसा किला अभी पढ़ के आए हैं, रणथंभौर अपन ने पढ़ लिया है, शेरगढ़ दुर्ग 12 के अंदर है और शाहबाद दुर्ग भी 12 के अंदर है। ये दोनों भी विशेष रूप से ध्यान रखें। शेरगढ़ देखो 12 के अंदर भी है और शेरगढ़ धौलपुर के अंदर भी है, अभी अपन जहां पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक किले एक नाम से एक किला एक जगह है, तो ऐसे ऐसे कई किले 2-3 जगह भी है। ठीक है, इसके अलावा झालावाड़ के अंदर गागरोन दुर्ग अपन ने पढ़ लिया, सीधा पहाड़ी पर खड़ा हुआ बिना नींव का वो किला, वो वाला। फिर तारागढ़ दुर्ग पढ़ लिया आपने, अपने बूंदी वाला भी पढ़ लिया और तारागढ़ अजमेर वाला भी पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो चित्तौड़गढ़ के अंदर यदि देखा जाए, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, चित्तौड़गढ़ और भैंसरोडगढ़, मैं बता देता हूँ। चित्तौड़गढ़ और भैंसरोडगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद के अंदर। ठीक, बसंतगढ़ और अचलगढ़ कहाँ है? सिरोही के अंदर है। ठीक है, सोजत दुर्ग जो है वो पाली के अंदर है, और सोजत दुर्ग जिस पे बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम है नानी सीरडी, नानी सीरडी, मालदीव द्वारा बनाया गया दुर्ग है। ठीक है, जालोर दुर्ग जालोर के अंदर ही है। अजय मेरू दुर्ग और टाड़गढ़, टाड़गढ़ को जो है कर्नल जेम्स टॉड ने बनवाया, कर्नल जेम्स टॉड के नाम पर इसका नाम टाड़गढ़ हुआ। कर्नल टाड, टांड लिख दिया मैंने, टाड, कर्नल, अरे क्या है भाई, ऐसे हो जाता है देखो, कर्नल टॉड। ठीक है, सिवाना दुर्ग, सिवाना के अंदर वीर नारायण पंवार वाला जिसने निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ जोधपुर वाला मेहरानगढ़। ठीक है, जैसलमेर दुर्ग पढ़ लिया अपन ने, और जूनागढ़ दुर्ग जमीन का जेवर पढ़ लिया। नागौर दुर्ग कुचामन दुर्ग भी पढ़ा। ठीक है, लक्ष्मणगढ़ और फतेहगढ़ जो है वो आपके सीकर के अंदर है, ये ध्यान रखना है। और पटने दुर्ग अभी पढ़ा है अपन ने हनुमानगढ़। तो ये एक बार आपके फास्ट पता चल जाएगा कौन सा कहाँ है। इसके अलावा देखो यहाँ पे अचलगढ़ सिरोही के अंदर, खंडहर का किला सवाई माधोपुर, तिमनगढ़ करौली के अंदर भी है और भरतपुर के अंदर भी है। मंडरायल दुर्ग आपका करौली के अंदर है, और इसे मंडरायल दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, ग्वालियर की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, मंडरायल को कांकवाड़ी या काकनवाड़ी भी कह सकते हो, अलवर के अंदर है। राजोड़गढ़ नीलकंठ अलवर के अंदर। भैंसरोडगढ़ अपन ने पढ़ चुके हैं, और भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के अंदर राजस्थान का वेल्लोर है, जो व्यापारियों द्वारा बनाया हुआ दुर्ग है। ठीक है, कोषवर्धन शेरगढ़ का किला 12 के अंदर। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ अभी पड़ा है। माधोराज का किला जयपुर के अंदर। चूरू का किला चूरू में, यहाँ पे चांदी के गोले दागे गए और शिव सिंह के समय दागे गए हैं। ठीक है, चौमू का किला जयपुर। अकबर का दुर्ग अजमेर, जिसे मैगजीन दुर्ग भी कहा गया है और दौलत खाना भी कहते हैं। ठीक है, लालगढ़ दुर्ग बीकानेर। लोहागढ़ भरतपुर। शाहबाद का किला 12। फतेहपुर शेखावाटी। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर, और उदयपुर का मुकुट कहा जाता है इसे मुकुटमणि दुर्ग। टाड़गढ़ अजमेर के अंदर। भानगढ़ का किला अलवर। गीसगढ़ दौसा, और गागरोन दुर्ग आप सभी जानते हैं, और यहाँ पे औरंगजेब ने बुलंद दरवाजा बनवाया। ठीक है, दैट्स ऑल। ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, देख लेना अच्छी तरीके से। ऐसे करते हैं, यहाँ पे जहां कुछ लिखा हुआ नहीं है
उसको मिटा देते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से देख पाओ। हालांकि यही सारणी अपनी बुक में दे रखी है गाइड में, और उसमें से ही मैंने यहाँ पे ऐड की है, तो वो वहां पे भी मिल जाएगी आपको वैसे। और ये नक्शा भी आप ध्यान रखें, नक्शे के आधार पे भी देख सकते हो, शेयर कर दूंगा मैं, देख लेना अच्छी तरीके से। और कल वापस एक बार शुरू से लगाकर आपके व्यवस्थित तरीके से इंपॉर्टेंट सारे दुर्ग का रिवीजन करवा दूंगा। तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट होगी, इसके साथ में अपने दुर्ग पूरे हो जाएंगे और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे राजस्थान के महल। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।